कभी सोचा है कि जब लाखों करोड़ों लोग एक ही टाइम पर कोई लाइव इवेंट देखने के लिए लॉगिन करते हैं तो सब कुछ इतना स्मूथ, बिना किसी रुकावट के कैसे चल जाता है? आज हम इसी के पीछे की टेक्नोलॉजी को थोड़ा आसान भाषा में समझेंगे कि नेटफ्लिक्स ने लाइव स्ट्रीमिंग की इतनी बड़ी प्रॉब्लम को आखिर सॉल्व कैसे किया। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। सोचिए नेटफ्लिक्स के इतिहास की सबसे बड़ी फाइट नाइट शुरू होने में बस कुछ ही सेकंड्स बाकी हैं। हवा में एक अलग ही लेवल का टेंशन और एक्साइटमेंट है। और इंतजार करने वाले लोग कितने हैं? 6.5 करोड़। जी हाँ, 65 मिलियन फैंस अपने अपने डिवाइसेस के साथ बस उस एक पल का इंतजार कर रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है। तो ठीक है, यहाँ ये समझना जरूरी है कि लाइव इवेंट्स जो हम नॉर्मली ऑन डिमांड शोज देखते हैं उनसे इतने अलग क्यों हैं? मतलब लाइव में ऐसी क्या खास बात है? देखिए, जब हम अपनी मर्जी से कोई फिल्म या शो देखते हैं तो ट्रैफिक आराम से बंटा होता है क्योंकि सब लोग अलग अलग टाइम पर देख रहे होते हैं। लेकिन लाइव इवेंट्स में बूम, एक ही पल में लाखों करोड़ों लोग एक साथ लॉगिन करते हैं, जिससे ट्रैफिक का एक जबरदस्त सैलाब आ जाता है। और ट्रैफिक के इसी सैलाब को इंजीनियर्स एक खास नाम देते हैं। इसे हम अपनी इस कहानी का विलन भी कह सकते हैं। इसका नाम है द थंडरिंग हर्ड इफेक्ट। तो ये थंडरिंग हर्ड इफेक्ट आखिर है क्या भला? ये तब होता है जब लाखों डिवाइस एक साथ एक ही सेकंड में जानकारी मांगते हैं। इससे एक इतना बड़ा ट्रैफिक स्पाइक बनता है कि वो क्लाउड सर्विसेज को ओवरलोड करके क्रैश तक कर सकता है। यही वो असली प्रॉब्लम थी जिसे नेटफ्लिक्स को सॉल्व करना था। अब मन में आता होगा कि इसका सल्यूशन तो सिंपल है, बस और ज़्यादा सर्वर लगा दो। पर असल में ये इतना सीधा नहीं है। सिर्फ सर्वर बढ़ाना बहुत महंगा और भरोसेमंद तरीका नहीं है, और तो और ये दूसरी ज़रूरी सर्विसेज से रिसोर्सेज भी खींच लेता है। तो एक ज़्यादा स्मार्ट तरीके की ज़रूरत थी। और यहीं पर नेटफ्लिक्स का ज़बरदस्त टू फेस सॉल्यूशन सामने आता है। उन्होंने इस पूरे केओस को, इस पूरी भगदड़ को एक शांत और ऑर्गेनाइज तरीके में बदल दिया। चलिए अब इस प्लान को समझते हैं। ये एक 2 स्टेप का प्लान था। पहला स्टेप था प्रीफेचिंग, मतलब तैयार हो जाओ, और दूसरा स्टेप था ब्रॉडकास्टिंग, मतलब चलो शुरू करो। तो फेज 1 में क्या होता है? इवेंट शुरू होने से घंटों पहले, जब लोग नॉर्मली नेटफ्लिक्स ब्राउज कर रहे होते हैं, तभी जरूरी डेटा, टाइटल्स और आर्टवर्क चुपके से उनके डिवाइस पर भेज दिए जाते हैं। इससे लोड टाइम के साथ बढ़ जाता है और कोई अचानक ट्रैफिक स्पाइक नहीं होता। और फिर आता है फेज 2, ब्रॉडकास्टिंग। जब इवेंट शुरू होने का सही समय होता है तो सभी डिवाइसेस को एक बहुत ही छोटा सा सिग्नल भेजा जाता है। ये सिग्नल बस एक चाबी की तरह होता है जो डिवाइस को बताता है कि चलो अब उस डेटा को इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है जो तुम्हारे पास पहले से सेव्ड है। कितना सिंपल और इफेक्टिव है ना? तो ये प्लान सुनने में तो अच्छा था, पर क्या ये असल में काम आया? चलिए अब कुछ नंबर्स देखते हैं जो इसकी सक्सेस स्टोरी बताते हैं। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पीक इवेंट्स के दौरान 10 करोड़ से भी ज्यादा डिवाइसेस को सक्सेसफुली अपडेट किया गया। 10 करोड़! जरा सोचिए इस स्केल के बारे में। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये सारे अपडेट्स 10 करोड़ से ज्यादा डिवाइसेस तक सिर्फ 1 मिनट से भी कम टाइम में पहुंचा दिए गए। ये स्पीड वाकई में अविश्वसनीय है। लेकिन जैसा कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में होता है, काम कभी खत्म नहीं होता। एक प्रॉब्लम सॉल्व करो तो अक्सर कोई नई अनचाही प्रॉब्लम सामने आ जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो गई थी? असल में नहीं। कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ बाकी था। हुआ ये कि इवेंट से कुछ घंटे पहले और बाद में छोटे छोटे ट्रैफिक स्पाइक्स आने लगे। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि सभी डिवाइस पर जो डेटा पहले से स्टोर किया गया था वो एक ही समय पर एक्सपायर हो रहा था। इसका सल्यूशन भी बहुत स्मार्ट था। उन्होंने डेटा के एक्सपायर होने के टाइम में थोड़ा सा रैंडम फेरबदल कर दिया ताकि ये सब एक साथ न होकर थोड़ा आगे पीछे हो। और सिर्फ यही नहीं, एक और स्मार्ट चीज की गई। लाइव इवेंट के पीक टाइम में सिस्टम अपने आप कम जरूरी कामों की प्रायोरिटी घटा देता है। मतलब जो काम उस पल जरूरी नहीं है उन्हें होल्ड पर डाल दिया जाता है ताकि लाइव देखने के एक्सपीरियंस पर जरा सा भी असर न पड़े। ये बिल्कुल ट्रैफिक को अपनी जरूरत के हिसाब से कंट्रोल करने जैसा है। तो इस पूरी मेहनत और सीख का भविष्य क्या है? नेटफ्लिक्स इस टेक्नोलॉजी को लेकर आगे क्या करने वाला है?
फ्यूचर प्लान्स काफी एक्साइटिंग है। इस टेक्नोलॉजी को अब गेम्स और लीनियर कंटेंट जैसे नए फॉर्मेट्स में भी इस्तेमाल किया जाएगा। इंजीनियरिंग टूल्स को और भी बेहतर बनाया जाएगा ताकि गलतियों को आसानी से पकड़ा और सुधारा जा सके। और हाँ, हाई ट्रैफिक से होने वाली एक्स्ट्रा लॉगिंग जैसी नई चुनौतियों से निपटने के तरीके भी खोजे जाएंगे। तो आखिर में एक सवाल, जैसे जैसे हमारी स्क्रीन्स ज्यादा लाइव और इंटरैक्टिव होती जा रही हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया में वो अगली बड़ी अदृश्य चुनौती क्या होगी जिसे सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी? ये सोचने वाली बात है ना?